ज्वाइनिंग फिलहाल मिल चुकी है आपको। जी हाँ। कितना दिन हुआ है ज्वाइनिंग में? क्या काम इसमें कर रहे हैं? डेटा किस चीज़ का होगा? देखिए गवर्नमेंट जो है ना स्वास्थ्य विभाग के थ्रू अब बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है लोक कल्याण के लिए। उसमें आशा एएनएम ये मेन होते हैं जो डेटा हम लोग के फीड करवाते हैं। जैसे कि आप डेटा का बताने के काम ये होता है कि तो आपका उसमें रोल क्या कितना रहता है उस चीज़ में कि क्या करना होता है? डेटा मान लीजिए आपके पास आया तो अब उसके आगे क्या करना है आपको? ये हमारे खानदान की हाँ। पहली नौकरी है जो हमने पाई हुई है। अच्छा। तो बहुत लोग सब लोग खुश हुए थे, पापा मम्मी सब लोग सभी लोग खुश ज्वाइनिंग वाले हुए। दिन नींद आ गई थी कि ज्वाइन करके गए हैं? खुशी की बात कर रहे हैं तो उसमें एक विघ्न भी आता है बीच में। विघ्न ये है कि साहब ये कुछ मामला जो है लेकर के कोर्ट में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी बात। तो ये ज्वाइन जैसे ही वो फाइनल रिजल्ट आता है तुरंत वो कोर्ट में मामला चला जाता है। क्या इसके पीछे की कहानी है? अच्छा, इसमें जो पेट आने वाला है अभी कहा जा रहा है कि पेट के दे बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट कर पूछा कि भैया ये बताइए कि पेट आने वाला है तो क्या करेंगे? पेट के अनुसार वैकेंसी आएंगी या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या है आपकी राय? केस का कुछ नहीं है, अब आयोग ने अपना काम खत्म कर दिया है। आयोग का सिलेक्शन का काम खत्म हो गया है। सभी विभागों ने बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए हैं। सब में ज्वाइनिंग हो रही है, कई में ज्वाइनिंग भी हो गया। एएसओ में तो पैसे भी आ गए, सैलरी भी उनकी आ गई, क्रेडिट हो गई है। ठीक है। अच्छा। हम लोगों में एआरओ में हम लोग का वेरिफिकेशन बाद में बोला गया था, जिस वजह से हम लोग का वेरिफिकेशन ना होने की वजह से अभी सैलरी नहीं आई है। प्रमोशन कहाँ तक जाएगा? देखिए एएसओ में तो सुनने में आ रहा है कई सारे प्रमोशन है, और लेकिन एआरओ इसमें 4 ही प्रमोशन है, मेरे ख्याल से 3 ही प्रमोशन है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि सैलरी जैसे 4200 ग्रेड पे है, इस ये गजेटेड है या नॉन गजेटेड? बहुत सारे बच्चों ने हमसे जो है पूछा कि साहब ये बताइए कि किस मतलब गजेटेड होगी या नॉन गजेटेड होगी, किस पोस्ट पे? कहाँ कुछ आइडिया है कि स्टैट्स में कहाँ और जगह होती हैं या कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कुछ? देखिए जो अभी तक मतलब जो चल रहे हैं, जो स्टैटिस्टिशियन की पोस्ट मेडिकल कॉलेज में है, उसमें आपको यूजी बच्चों को पढ़ाना होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के कुछ पार्ट जैसे टी टेस्ट हो गया, काइस्पेर टेस्ट हो गया, ये सब आपको वहाँ पे पढ़ाने होते हैं बच्चों को। अच्छा, तो आप मतलब जो है सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, पढ़ाए तो पढ़ाने खूब मन है। कहीं हम क्या कुछ आइडिया है कुछ कि कुछ अलग करने के लिए कि जॉब में रहते हुए क्या कुछ ऐसा कुछ है आइडिया कि बच्चों के लिए कुछ टीचिंग की व्यवस्था कराई जाए या क्या होगा, कुछ ऐसा है? देखिए आदित्य भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अपने करियर के साथ साथ अपने इस करियर को भी लेके चल रहे हैं, और इससे आप लोगों को आपने कई अच्छे लोगों को लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, और बहुत बीआईएसएम में सेलेक्ट हुए बच्चे आरबीआई के हो गए, कई लोगों को इन्होंने इंटरव्यू किया है। तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल जनहित में जारी भाई आदित्य पर। आज जो हमारे साथ साहब हैं जिनके साथ हम संवाद करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के साथी बन चुके हैं। साथी इस प्रकार बन चुके हैं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1036 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। तो ये साहब उन्हीं में से एक हैं जिनके साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं। बातचीत अलग अलग मुद्दों पर करेंगे क्योंकि मामला भी कोर्ट में गया था, उस पर भी बातचीत करेंगे। साथ में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया इस पर भी बात करेंगे, और इनकी क्या बेसिक सैलरी रहने वाली है या फिर प्रमोशन कैसे होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम इनसे बात करने वाले हैं। और स्टैटिस्टिक्स विषय के साथ हम और किन किन फील्ड पर जा सकते हैं इसके साथ भी हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए स्वागत किया जाए। बहुत स्वागत है अमित साहब हमारे चैनल जनहित में जारी पर। तो ज्वाइनिंग फिलहाल मिल चुकी है आपको। जी हाँ। कितना दिन हुआ है ज्वाइनिंग में? हम लोगों को 15 दिन हुआ है अभी ज्वाइन किए हुए। अच्छा, ज्वाइनिंग किस डेट को हुई थी, ऐसा कुछ है? हम लोग को नियुक्ति पत्र 13 तारीख को मिला था, और उसके 2-3 दिनों में हम लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके सीएमओ ऑफिस पहुंचे थे। वहां से फिर हम लोगों को सिदौली सीएलसी पे भेजा गया। अच्छा, डायरेक्ट क्या काम इसमें कर रहे हैं? इसमें काम तो अभी हम लोगों का ट्रेनिंग तो हुआ नहीं है और वो पेंडिंग है। ट्रेनिंग पे पता चलेगा एक्चुअल में हम लोग का काम क्या है, बट मोटा मोटा जो है। अच्छा, ट्रेनिंग कराई जाएगी? हाँ, ट्रेनिंग कराई जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद हम लोग को अपने अधिकार, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहरहाल जो मोटा मोटा ये है कि हम लोगों का रिपोर्टिंग का काम है, और जो आशा एएनएम जो वर्क अपना करती हैं, फिर डीसीपीएम बीपीएम जो ये सब मिल करके जो काम करते हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं, इन सब के नोडल अधिकारी हम ही लोग होंगे, एआरओ लोग ही होंगे, जो उस पोर्टल के बारे में, उस डेटा के वैलिडेशन के बारे में, हर एक चीज के बारे में जिम्मेवार होंगे। अच्छा, डेटा किस चीज़ का होगा? देखिए गवर्नमेंट जो है ना स्वास्थ्य विभाग के थ्रू अब बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है लोक कल्याण के लिए।
उसमें आशा एएनएम ये मेन होते हैं जो डेटा हम लोग के फीड करवाते हैं। अच्छा। तो ये सारे डेटा को जो फीड करके पोर्टल पे आता है, ये जो क्वेश्चनार में वो लोग फीड करके जो लेकर के आते हैं, उस डेटा का वैलिडेशन, रिसर्च करना, उससे इंडिकेटर्स को फाइंड करना, फाइंड करके रिपोर्ट तैयार करना, नहीं, पॉलिसीज में आगे काम आएगा चीजें। हाँ, ये जो डेटा जनरेट होकर के जो इंडिकेटर्स आएंगे, उन इंडिकेटर के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि गवर्नमेंट को किस प्रोग्राम में कितना बजट देना है, किस में कैसे चीजें करनी है, क्या नीतियां बनानी है। अच्छा, मतलब जो है पूरा डेटा का काम करना होगा। कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है कि उनका खुद का ऐसे इन लोग के 2-3 पोर्टल है, जैसे HMIS का पोर्टल है, कायाकल्प का पोर्टल है, यूमिन है। तो ये कुछ पोर्टल्स है जिसपे इनके प्रोग्राम्स के डेटा रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। अच्छा, अभी नई ज्वाइनिंग है, मतलब क्या अनुभव रहा उस ज्वाइनिंग के कुछ दिन का बताइए कि जब जैसे कि आपको मिलता है यहाँ से नियुक्ति पत्र, फिर वहाँ मतलब कौन कौन किस किस विभाग में जाते हैं या कौन ज्वाइन कराता है, इसको थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग की जो वैकेंसी थी उसमें 8 विभाग थे। अच्छा। हाँ, लगभग 8 विभाग थे। तो जिनका ARO में हुआ है, सहायक शोध अधिकारी में जिनका हुआ है, आपका ARO पे हुआ हाँ, हमारा ARO की पोस्ट पे हुआ है। तो हम लोग का प्रोसेस ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग को जब नियुक्ति पत्र बांटे गए, उनके सहयोगी के द्वारा जब नियुक्ति पत्र बांटे गए, नियुक्ति पत्र में ये था कि आप 30 दिन के अंदर अपनी नियुक्ति ग्रहण कर लें। तो हम लोग जब ये पाए, डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट दे दिया गया था कि आपका फला डिस्ट्रिक्ट में हुआ, आपका फला डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो हमारा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। हम लोग सीधे CMO ऑफिस पहुंचते हैं, वहाँ से पता चलता है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और क्या एप्लीकेशंस बननी है, जिसको आख्या बोलते हैं। तो वो सब आख्या योगदान बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके हम लोगों ने वहाँ पे सबमिट किया था। फिर उसके बाद हम लोग को डिसाइड किया गया CMO ऑफिस के थ्रू कि आपको किस CSC पे दिया जाएगा। तो हमको सिधौली CSC दी गई है। सिधौली जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और फॉर्म भी हमने होम डिस्ट्रिक्ट अपना लखनऊ का ही रखा है, लेकिन हम लोग का पुश्तैनी घर सिधौली के पास 3 किलोमीटर गाँव है, वहाँ के हैं। बढ़िया। अच्छा, जो CMO ऑफिस में फिर वहाँ से कोई पत्र लेना होता है या फिर वहाँ से कोई परमिशन लेनी होती है, ऐसा कुछ? हाँ, वहाँ से ही ज्वाइनिंग लेटर, मेन जो ज्वाइनिंग लेटर है वो CMO ही देते वो हैं? CMO ऑफिस के ही मिलता है हम लोग को। और फिर वहाँ जब गए आप ऑफिस के बाद, वहाँ पर जब ज्वाइनिंग कराएं तो वहाँ पर कौन ज्वाइन कराता है? या वहाँ पर जब CSC में गए, जिस CSC में, तो वहाँ पर मतलब कौन ज्वाइन कराता है? वो जो वहाँ पे जो बाबू होते हैं, जो क्लर्क हैं हमारे, उन्हीं को हम लोग को सौंपना होता है। उसमें कई सारे लेटर्स होते हैं, 3 लेटर मेनली होते हैं। एक अधीक्षक के नाम पे होता है, एक CSC के ये बाबूजी के नाम पे होता है। तो ओवरऑल तो हम लोगों ने उन्हीं को ही सब कुछ दे दिया था और उन्होंने फिर से हम लोग को एक आख्या योगदान का पत्र भरवाया था। जैसे कि आप डेटा का बताने के काम ये होता है कि तो आपका उसमें रोल क्या कितना रहता है उस चीज में, कि क्या करना होता है? डेटा मान लीजिए आपके पास आया, तो अब उसके आगे क्या करना है आपको? देखिए, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बताएं तो कोई भी विभाग हो, उसकी डिमांड और सप्लाई रिपोर्टिंग पे आधारित होती है। आप जितना रिपोर्ट करोगे, जितनी खपत रिपोर्ट करोगे, उस हिसाब से आपकी आपूर्ति की जाएगी। तो ये मान के चलिए, हम जितना भी डेटा होगा, चाहे वो IPD हो, OPD हो या पोर्टल से रिलेटेड हो, जो आशा ANM लोग करते हैं, CHO लोग करते हैं, उनकी कार्यशैली जो कुछ भी होती है, उन सब का जो लेखा जोखा होगा, जो रिपोर्टिंग होगा, वो सब हम ही लोग को करना है। अच्छा, इससे पहले घर में कोई सरकारी जो नौकरी है? देखिए, ये हमारे मतलब खानदान इसका की, राज है कुछ, बताइए सर। ये हमारे खानदान की पहली नौकरी है जो हमने पाई हुई है। अच्छा। तो बहुत लोग, सब लोग खुश हुए थे, पापा मम्मी सब लोग, सभी लोग खुश ज्वाइनिंग वाले हुए। दिन नींद आ गई थी कि ज्वाइन करके गए हैं? नहीं, देखिए, जिस दिन रिजल्ट हमारा आया था उस दिन तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं। मतलब मैं ना खुशी व्यक्त कर पा रहा था, ना ही अपना वो कुछ, मतलब मैं अपनी फीलिंग बयान नहीं कर पा रहा था, ना हंस नहीं पा रहा था, ना परेशान हो पा रहा था। लेकिन मैंने कई बार चेक किया कि क्या मेरा ही है। अच्छा। बार बार मैंने चेक किया ये मेरा ही है। तो ऐसा था। क्या इमोशंस थे उस समय? क्योंकि होता है ना कि क्योंकि इस आज के ज़माने में जो चल रही चीज़ें, एक स्थायीपन पाना है ना, एक अपने आप में थोड़ा बड़ी बात होती है, क्योंकि कई चीज़ें भी सामाजिक तौर पर चल रही हैं। तो अपने आप में एक स्थायी हो जाना, परिवार में बता रहे हैं जैसे कि आपकी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है, क्या फैमिली की क्या उसमें थी, मतलब भावनात्मक रूप से किस, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप फैमिली से अटैच, या फैमिली का क्या उसमें रहा, उसको थोड़ा सा बताइए। जब मैं प्रिपरेशन करता था और कानपुर में MSc करता था, वहाँ से जब भी आता था, या दीदी लोग, या कभी भी जब हम लोग फैमिली गैदरिंग होती थी, तो सब लोग यही भगवान से प्रार्थना करते थे कि बड़ा मेहनत कर रहा है लड़का, इसका हो जाए, उस दिन हम
भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दीदी लोग आई जो तो हाँ, तो वो सब लोग जब जान पाए तो दीदी हमारी भर गई थी, उनको मतलब आंसू निकल आए थे उनके। मम्मी हमारी, वाइफ हमारी परेशान हो गई थी, मतलब आंसू आ गए थे खुशी के उनके। अच्छा, शादी हो गई आपकी? हाँ जी, हाँ, मेरी शादी हो गई है। हाँ। 1 साल हो गया हमारी शादी को। तो मतलब उस टाइम पे मैं पढ़ा रहा था, मैं मेडिकल कॉलेज में स्टैटिस्टिशियन की पोस्ट पे मैं पढ़ा रहा था। तो उस दिन की बात है कि मैं बाहर गया था वाइफ के साथ कुछ अपना सामान लेने, और फोन का आता है दोस्त का कि लिस्ट आ गई है सिलेक्शन की व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं यहाँ चेक करूँ या रूम पर जाऊँ। तो एक सरसी निगाह से मैंने वहाँ पे, मैं परेशान हो गया था कि मैं क्या करूँ। तो एक सरसरी निगाह से मैंने वहाँ पर देख लिया। फिर मैंने सामान छोड़ छाड़ के फिर उसको साथ में, वाइफ के साथ में हम चले गए रूम पे अपने। फिर वहाँ पे हमने जब देखा तो मुझे लगा कि यार ये मेरा ही है। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की तो बोले हाँ भाई तुम्हारा ही है, हम लोग का हो गया सिलेक्शन। हम लोग बहुत खुश हुए थे। उन लोग की खुशी तो जाहिर हो गई, लेकिन हम अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाए। मतलब शौक हो गए थे एक हिसाब से तो, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस था, ये भाई साहब मैं सच बताऊं आपको, ये हमारी फैमिली में, हमारे खानदान में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं था। तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ा गांव में, मतलब जो बताया गया होगा कि गांव में, अभी मैं हाल ही के दिनों में गांव गया था तो लोगों ने मुझे घेर लिया। सम्मान जो मिलता है लोगों से कि साहब, तो वो अलग ही ये होता है। वो फील मैं नहीं कह सकता। आप सभी लोग जब सेलेक्ट होंगे, हो सकता है आप लोग सिलेक्टेड हो, लेकिन हो सकता है जब आप पहली बार सिलेक्ट हुए होंगे, भले ही वो कितने भी छोटा पद हो, आपकी खुशी बयां करेगी तो लोग देखेंगे। आप ही फील कर सकते हैं, वो देखने वाले नहीं फील कर सकते। आप ही लोग फील कर सकते हैं कि वो खुशी कैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी की बात कर रहे हैं तो इसमें एक विघ्न भी आता है बीच में। विघ्न ये है कि साहब ये कुछ मामला जो है लेकर के कोर्ट में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी बात। तो ये जैसे ही वो फाइनल रिजल्ट आता है तुरंत वो कोर्ट में मामला चला जाता है। क्या इसके पीछे की कहानी है? देखिए, विघ्न से ही तो जिंदगी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये तो चैलेंजेस हमेशा रहे हैं। मैं अपनी जब यहाँ पढ़ाता था तब भी 2022 में ये नियम आ गया था कि आपको मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ाना है तो आपके पास पीएचडी मैंडेटरी हो गई है। और फिर भी हम लोग को डर था, कभी भी हटाया जा सकता है। हम लोग ट्यूटर की पोस्ट पे थे, स्टैटिस्टिशियन कंप्यूटर की पोस्ट पे, तो कभी भी हटाया जा सकता था। एचआर के थ्रू बोल दिया गया था आपके कोई पीएचडी साथी हो तो उनको बुलाएं। तो ये विघ्न तो तब भी लगा था, और आज जब हम गवर्नमेंट है तो तब भी विघ्न लगा हुआ है। उन लोगों ने केस कर रखा हुआ है, उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये हम ये जानना चाहते हैं कि किस बेसिस पर साहब लोग जो है गए कोर्ट, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए। देखिए, हम लोग की जो भर्ती आई थी 2019 में निकाली गई थी, यूपी TSSC के द्वारा। होता ये है कि उनका जो एडवर्टीजमेंट होता है वो कुछ इस टाइप से लिखा होता है कि जो 2 क्वालिफिकेशन थी, एक कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन और एक पीजी डिग्री की क्वालिफिकेशन, इन दोनों में चीजें उतना क्लियर नहीं थी जिससे ये क्लियर कट हो सके कि आपने ये पढ़ाई की हुई है, आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं हम लोग का, जैसे कि PGDC हो गया, ADCA हो गया, BTech कंप्यूटर साइंस हो गया, BSc कंप्यूटर साइंस हो गया, BSc कंप्यूटर साइंस इन एप्लीकेशन में हो गया, कंप्यूटर साइंस इन एप्लीकेशन में हो गया। तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो उन कोर्सेज में सब में ये डाउट था कि किसका एलिजिबिलिटी है, किसका एलिजिबिलिटी नहीं है। इन्हीं सब कंफ्यूजन को लेकर के ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अच्छा, तो अभी चीजें, मतलब मामला भी पता ये चला था कि 27 अगस्त को मामला जो कोर्ट में गया था जी, तो उसमें क्या कुछ जानकारी है कि क्या प्रोसेस हुआ है? देखिए, जिस तरह से केस किया गया और एक के बाद एक रिट्स आती चली गई, तो ये लग रहा है कि शायद उनके पास कुछ है ऐसी बातें। अच्छा। डिग्री डिप्लोमा को लेकर के कुछ बातें हैं और कोर्ट को लगा शायद इस पे सुनवाई करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, शायद इसीलिए वो 27 तारीख को दर्ज हो गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे मीडिया के थ्रू ये सूचना मिली हुई है कि आयोग से काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने शायद 14 दिन का मांगा हुआ है, डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। बस ये चल रहा है। मतलब अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है इसमें? नहीं, अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं हुई है। अभी उन्होंने इसको डेट आगे कर दी हुई है, बढ़ा दी है कि अभी राहत की सांसें हैं उनके लिए अभी चीजें। नहीं, अभी सभी के लिए राहत की सांसें हैं, हमारे लिए भी, उनके लिए भी। अब फिर जो होगा देखा जाएगा। स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में ही है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मामला अभी आपने बता दिया कि कोर्ट में गया है, वो चीजें अभी, अच्छा फाइनल नहीं दिया है जजमेंट। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था इसमें? देखिए, जो एडवर्टीजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो बहुत विवादग्रस्त था। अच्छा, उसमें जैसा कि कहा गया है उसमें कई लोग मतलब एलिजिबल भी हैं, कई लोग एलिजिबल नहीं भी हैं। तो बहुत ही विवादित है। उसी विवाद को दूर करने के लिए इन्होंने कमेटी बैठाई थी जिसमें LU के कई प्रोफेसर्स थे
जो पीजी डिग्री को निर्धारित कर रहे थे कि एमएससी स्टैट्स के या इकोनॉमिक्स पीजी हो या क्या कहते हैं Statistics होना एमकॉम चाहिए, एमकॉम में जो commerce। पीजी डिग्री है उनके एलिजिबल उनके योग्य में जो अदर डिग्रियां हैं किन किन को मानेंगे उनके योग्य है या नहीं है, उसके निर्धारण के लिए इन्होंने कमेटी बैठाई। कंप्यूटर में जो उन्होंने कह रखा है कि 2X सोसाइटी का हमको क्या कहते हैं ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए, तो एक्चुअल में वो सर्टिफिकेट है, ठीक है। अच्छा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में भी खेल फंसा जी हुआ है। हाँ, वो एक्चुअल में वो सर्टिफिकेट कोर्स है और एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा कह रखा है, ओ लेवल डिप्लोमा, तो ये भी चीजें फंस रही हैं। तो कंप्यूटर में ऐसे इन्होंने कहा कि कम से कम 1 साल का कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा चाहिए। पीजीडीसीए एडीसीए जो है वो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा नहीं है डिप्लोमा, लेकिन वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है। तो इस तरह के जो विवाद है वो ऐसे हैं कि जिनके लिए इनको कमेटी बैठानी पड़ी है। अच्छा, और कमेटी बैठाने के बाद ही इन लोगों ने रिजल्ट निकाला हुआ है, जिसमें हम लोग को नियुक्ति में मिली है। अच्छा। हाँ, तो अब उन लोगों ने केस कर दिया जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनकी मेरिट कम होने की वजह से। अच्छा, हाँ, तो अब कोर्ट ने भी शायद इसीलिए एक हेयरिंग में फैसला नहीं सुना पाई। यही वजह है कि अभी ये इनको डेट और आगे ही दे दी गई है। अब अगली डेट में हम लोग को पता चलेगा कि आखिर क्या होगा। मामला मतलब बहुत पेचीदा है और ये कोई नहीं कह सकता कि इसमें किसको लिया जाएगा किसको नहीं लिया जाएगा। क्या संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए, वैसे हम अपने पक्ष की बात कर रहे हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सही मायने में देखा जाए, सही मायने में तो यही है कि जिस तरह से इन्होंने एडवर्टीजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी थी वो विवादास्पद थे। अच्छा, हाँ, उसमें बहुत ज्यादा विवाद है और उस विवाद को ही दूर करने के लिए इन्होंने कमेटी बनाई थी। अब आयोग ने अपना खुद चर्चा किया होगा तभी जाके कमेटी में बैठा के बड़े बड़े योग्य लोगों के साथ उनको डिसाइड करके ये निर्धारित किया कि भाई हम किनको लेंगे किनको नहीं लेंगे। अब उसको चैलेंज किया है कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, तो अब हम उनको खिलाफ नहीं जा सकता है, क्योंकि जब आमने सामने दोनों भिड़ेंगे और अपने अपने तर्क रखेंगे तो उस तर्क से किसी की भी एलिजिबिलिटी उस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग किसी की भी एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है। मामला उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर फंसा हुआ है, उसमें किसी की एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं हो पा रही है, सबकी विवादास्पद है। तो कोर्ट भी जब इस चीज को बहुत अच्छे से समझेगी तो जब देखेगी जो उसमें लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा विवादास्पद है, जिसकी वजह फिर वो वही होगा कि जो कमेटी बैठाई गई थी, कमेटी ने निर्णय लिया है उसी को सब लोग मानने देंगे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू भी है और मुझे ऐसा भी लगता है जी। मामला बड़ा खतरनाक स्टेज पर फंसा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो पेट आने वाला है, अभी कहा जा रहा है कि पेट के दें, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर पूछा कि भैया ये बताइए कि पेट आने वाला है तो क्या करेंगे, पेट के अनुसार वैकेंसी आएंगी या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या है आपकी राय? देखिए, जिस तरह से ये आयोग कर रहा है, आगामी जो भर्तियां आएंगी एएसओ या सहायक शोध अधिकारी की, वो इन्हीं आयोग से आना है, यूपीट्रिपलएससी से ही आना है। और इस आयोग का जो चीजें है, एडवर्टीजमेंट है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते। तो कई लोगों का विवाद है कि पेट आएगा, कई लोग का कहना है कि पेट खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर पेट की तैयारी करिए, अभी से करिए, क्योंकि 1-2 महीने में 3 महीने में एडवर्टीजमेंट आ भी सकता है। अच्छा, हाँ, तो आपको मतलब मैं बताना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, इस पोस्ट के लिए देख रहे हैं या ऑप्शंस की ओर देख रहे हैं, फिर अपना दूसरा करियर बनाएंगे, उनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप पेट का एग्जाम दें और उसमें अच्छा स्कोर करें, क्योंकि होने ये वाला है कि अभी जो रिजल्ट हम लोग के रिजल्ट आउट होने के बाद इन्होंने कई सारे लोगों को एलिजिबल कर रखा है और जो नया इन्होंने निकाला है उसमें बहुत से ऐसी डिग्रियां हैं जो पीजी स्टैट्स के इक्विवेलेंट कर दी हुई है। अच्छा, जी हाँ, तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब कंपटीशन बढ़ जाएगा वो तो बात की बात है कि आप रिटर्न निकाल ले जाएंगे, आप स्टैट्स के, इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप पेट से ही पहले ही फॉर्म भरने पे ही अगर क्लियर हो गए, निकल गए बाहर, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि जब पेट में निर्धारण होगा, जब उसका रिजल्ट बन करके आएगा तो उसमें बहुत लोगों ने फॉर्म भर रखा होगा, क्योंकि बहुत लोगों को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कर दिया है, तो उसमें आप लोग छट जाएंगे। इवन आप बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन जब पेट में ही नहीं देंगे तो वहां से ही छट जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। आप जो कर रहे हो तैयारी वो स्टैट्स की करते रहिए, लेकिन पेट को आप जरूर थोड़ा देखते रहिए, पेट बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई साहब, आप लोग पेट जो है भर दीजिए, है ना? बिल्कुल, पेट भरिए, जब भी आएगा मेरे ख्याल से 1-2 महीने में आ जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट कर ये पूछा कि एसओ प्रोविजनल वालों को जो है बुलाया गया था, जिनके 100+ नंबर थे, ऐसा कुछ कमेंट करके पूछा, इनका क्या खेल है? नंबर का तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि जब रिजल्ट निकला था हम लोग का फाइनल, तो उसमें प्रोविजनल करके दिया था, कुछ का प्रोविजनल था, कुछ का एकदम क्लियर था। तो जिनका प्रोविजनल था उनको फिर से उन्होंने डीवी के लिए बुलाया, वो उनके कुछ प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट उसका कुछ इशू था,
जो क्लियर नहीं था उनको, शायद फोटोकॉपी नहीं ठीक होगी या कुछ भी, तो उनको फिर से डीवी कराया गया और अब उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। अब वो लोग सब लोग ज्वाइनिंग कर अच्छा, रहे हैं। प्रोविजनल वालों को भी दे दिया गया? जी हाँ, अब उन लोग को नियुक्ति दे दी गई है, वो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। बड़े मतलब अभी ये सिर्फ उनका केस वालों का सिर्फ बचा हुआ है चीजें, बाकी नहीं, केस का कुछ नहीं है। अब आयोग ने अपना काम खत्म कर दिया है। आयोग का सिलेक्शन का काम खत्म हो गया है। सभी विभागों ने बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए हैं। सब में ज्वाइनिंग हो रही है, कई में ज्वाइनिंग भी हो गया। एएसओ में तो पैसे भी आ गए, सैलरी भी उनकी आ गई, क्रेडिट हो गई है। ठीक है। अच्छा। हम लोगों में एआरओ में हम लोग का वेरिफिकेशन बाद में बोला गया था, जिस वजह से हम लोग का वेरिफिकेशन ना होने की वजह से अभी सैलरी नहीं आई है। हम लोग का सैलरी आएगा, एरियर के रूप में आएगा जब भी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। आएंगे साहब, सैलरी पर भी आएंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये अभी भी कुछ लोगों को ज्वाइनिंग लेटर, जैसा कि आपने बता दिया है कि कुछ लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला हुआ है, वो कुछ चल रही है, कुछ नहीं भी चल रही है, ऐसा कुछ भी है नहीं, क्या? ज्वाइनिंग लेटर तो सबको बन गया है, नियुक्ति पत्र आप सबको दे दिया है, प्रोविजनल वालों को भी दे दिया गया है। अब वो जिस विभाग में उनका चयन हुआ है उस विभाग में जाकर के वो अपना ज्वाइन करेंगे, और कुछ ने किया भी है, कर भी लिए हैं, कुछ कर रहे हैं। अच्छा, सैलरी की बात कर रहे थे तो बताइए साहब कि क्या बेसिक सैलरी रहने वाली है इसमें? देखिए 4200 ग्रेड पे जो बेसिक पे बनता है वो 35,400 बनता है। और जिस तरह से डीए चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों की बी सिटी में जो लोग आते हैं, हमारा सिलेक्शन बी सिटी में हुआ, तो उसमें जो एचआरए देते हैं 1800 देते हैं। तो एचआरए और डीए ये सब चीजें मिला करके मेरे ख्याल से 54,920 करके कुछ पैसे बन रहा है कैलकुलेशन। अच्छा। हाँ, तो ये जब अपना जो एनपीएस वगैरह जो कटता है, ओपीएस वगैरह, यूपीएस वगैरह जो भी कटेगा, वो कट के 10% हम लोग की सैलरी 49,000 समथिंग आएगी। आसपास इसके दिखाई बिल्कुल देगी? इसी के आसपास ही आएगी। अच्छा, प्रमोशन कहाँ तक जाएगा? देखिए एएसओ में तो सुनने में आ रहा है कई सारे प्रमोशन है, और लेकिन एआरओ इसमें 4 ही प्रमोशन है, मेरे ख्याल से 3 ही प्रमोशन है। हम लोग का एआरओ है, एआरओ इसके बाद अपर बन जाएंगे, अपर शोध अधिकारी, अपर सहायक शोध अधिकारी नहीं, अपर शोध अधिकारी, और उसके बाद ये बन जाएगा शोध अधिकारी। शोध अधिकारी के बाद फिर डेमोग्राफर, डेमोग्राफर लास्ट। कितने साल में कुछ आइडिया है कि कितने साल बाद प्रमोशन होता है? प्रमोशन का क्राइटेरिया कुछ लिखित में तो नहीं है कि कितने दिन में होगा, लेकिन जो हम लोग के जो सीनियर हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन लोग का तो कहना है कि 4 साल में आप लोग का प्रमोशन हो जाएगा, अपर सहायक शोध अधिकारी बन जाएंगे। कुछ ऐसे भी रखा हुआ कि कुछ उसमें भी मतलब इंटरनल कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी, कौन डिसाइड करेगा इसको? अब ये तो महानिदेशक में आयोग लोग वही जाने कि कब इनको किस पद पे प्रमोशन करना है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि सैलरी जैसे 4200 ग्रेड पे है, इस ये गजेटेड है या नॉन गजेटेड? बहुत सारे बच्चों ने हमसे जो है पूछा कि साहब ये बताइए कि किस मतलब गजेटेड होगी या नॉन गजेटेड होगी, किस पोस्ट पर? देखिए इसमें भी बड़ा विवाद है। अच्छा। जी हाँ। इसमें भी बहुत विवाद है, लेकिन कई हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कुछ लेटर भी दिखाए हैं हम लोग को, जो परिवार कल्याण विभाग का पूरा लेटर है, उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि सहायक शोध अधिकारी समूह गांव में राजपत्रित है। राजपत्रित गजेटेड पोस्ट होगी? जी हाँ, गजेटेड। मेरे ख्याल से गजेटेड इसलिए भी है क्योंकि हम लोग को वैलिडेट करना होता है डेटा को। जब हम लोग वैलिडेट करेंगे तभी उसका पावर बढ़ेगा डेटा। कब आएगी नई वैकेंसी, कुछ अनुमान बताइए साहब। आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए। जैसा कि न्यूज आ रही है, लोग मीडिया के थ्रू जैसी जैसी बातें कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी हम लोग का नियुक्ति पत्र हो गया है, सब लोग नियुक्ति हम लोग कर चुके हैं, और अब ये मान के चलिए 6 से 7 महीने में नियुक्ति पत्र देखा जा सकता है। अच्छा, सॉरी 6 से 7 महीने में? 6 से 7 महीने में एडवर्टीजमेंट आ सकता है। नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं नजर आती है। बिल्कुल नोटिफिकेशन आ सकता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी के साथ साथ अपना स्टैट्स और जो भी सेक्शन पूछे जाते हैं, उन्हें कई वीडियो में आपने बता रखा है कि क्या क्या पूछा जा रहा है, तो सब पे आप तैयारी रखिए अपनी। अच्छा, ये बढ़िया बताया आपने। कहाँ कहाँ कुछ आइडिया है कि स्टैट्स में कहाँ कहाँ और जगह होती हैं, या कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कुछ? देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मतलब वीडियो मिल जाएंगे आपको जो स्टैट्स की फील्ड के बारे में बताते हैं कहाँ कहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा समराइज कर देना चाहता हूँ कि हर स्टेट्स में डेटा, जहाँ जहाँ जिस फील्ड में डेटा है वहाँ पे स्टैट्स की पोस्ट है, आप ये मान के चलो। ठीक है, वो हो सकता है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बजाय किसी दूसरे पद नाम से हो, लेकिन ये मान के चलिए जहाँ जहाँ डेटा है, जिस जिस डिपार्टमेंट में डेटा है, ऑलमोस्ट हर जगह डेटा है, वहाँ पर स्टैटिस्टिशियन की रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसी पोस्ट है जैसे स्वास्थ्य विभाग में, परिवार कल्याण विभाग में एआरओ की पोस्ट होती है, ऐसे ही ब्लॉक स्तर पे हमारा एडीओ की होती है पोस्ट, जो हमारे एएसओ लोग सेलेक्ट हुए हैं।
आरबीआई में, डीआईएसएम में होता है, आरबीआई में हम लोग की पोस्ट होती है स्टैट्स की। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, हर मेडिकल कॉलेज में एक स्टैटिशियन की पोस्ट होती है, जिसकी एलिजिबिलिटी अब पीएचडी कर दी गई है। पहले एमएससी स्टैट्स था, अब पीएचडी कर रखा है। और इसके अलावा भी बहुत से, जैसे सीजीएल को देख लीजिए, सीजीएल में हमारी जीएसओ की पोस्ट होती है, आप जानते होंगे। तो स्टैट्स का और दूसरी बात जो आजकल सबसे बिग ट्रेंड पे चल रहा है, एआई का। जी हाँ, एआई, डेटा साइंस, डेटा माइनिंग, इन सब में भी स्टैटिस्टिक्स वालों का जो बैकग्राउंड होता है, वो सोचने का नजरिया, चीजों को, डेटा को पकड़ने का नजरिया, वो बिल्कुल अलग होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर का और स्टैट्स का दोनों का मिक्सअप है, तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे खुद के पढ़ाए, हमारा एक स्टूडेंट था जब महर्षि यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था, तो वो इस समय प्राइवेट जॉब कर रहा है। उसका करीब 14-15 लाख रुपए पर एनम की वो मतलब पोस्ट पे काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा। ऐसे ही हमारे बैचमेट का एक फ्रेंड हमसे मिला, काफी दिन के बाद मिला, तो उसका सैलरी मैंने खुद स्लिप देखी है। अच्छा। उसका 1,49,000 रुपए आता है। तो 1,49,000 जी हाँ, पर मंथ। हाँ, हम लोग को आइडिया नहीं था, वो निकल गया। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जितने भी एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी बायोस्टैटिस्टिक्स, आप लोग प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि जो भी एमएससी स्टैट्स के बंदे हैं, ठीक है, और स्टैट्स उनका अगर प्राइवेट सब्जेक्ट मतलब उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो आप जरूर प्राइवेट सेक्टर में देखिए, वहां पे हम लोग की बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। हमारे साथी के लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं उसमें, तो मुझे तो उतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब हमारे जानने वाले दोस्त गए तब मुझे यकीन हुआ। अच्छा। आपको भी शायद हमारी बात पे यकीन ना हो, लेकिन आप खुद देखिएगा 4-5 साल में जब आपके साथी उस पोस्ट पे पहुंचेंगे, इतनी सैलरी पैकेज दिखाएंगे, तो आपको यकीन होगा। अच्छा। यकीन होगा। अभी आपने जिक्र किया कि महर्षि यूनिवर्सिटी जी हाँ, पढ़ाने जाते थे, हाँ। कैसे वहां पर पहुंचे, इसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, टीचिंग का शौक मुझे बहुत था। तो एक हमारे साथ में जियोलॉजी के एक सर थे, एक्चुअल में वो हमारे बैचमेट नहीं थे, रिलेटिव थे, तो वो महर्षि में पढ़ाते थे। अच्छा। तो उनसे जब हमारी बात होती थी तो स्टैट्स को लेकर बात होती थी, तो जब उनको आइडिया लगा कि स्टैट्स में यहाँ पोस्ट खाली है, तो उन्होंने मुझे बताया। फिर हमारा विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे वहाँ पे लेक्चर बेसिस पे मैं पढ़ाता था। अच्छा। तो मतलब कैसे कैसे डिसाइड होता है, मतलब क्या सैलरी देते हैं, गेस्ट के मतलब एज अ गेस्ट लेक्चर के हिसाब से देते हैं या फिर कैसे देते हैं? लेक्चर बेसिस पे करते हैं। अच्छा। जो लेक्चर की टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग पे आपको वहाँ प्रेजेंट होना है, और आपको लेक्चर अपना लेकर के आप फ्री हो जाएंगे। क्या बता सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं कि कितना लेक्चर, मतलब एक लेक्चर पे कितना? देखिए, वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे 400 पर लेक्चर दिया जाएगा। अच्छा। आप एक लेक्चर करेंगे तो आपको 400 दिया जाएगा। कितने घंटे का लेक्चर हो? 1 घंटे का लेक्चर होता था। सिर्फ लेक्चर ही देना है कि मतलब कुछ उसमें करवाते हैं कि आप ये बना के दीजिए, प्रोफार्मा दीजिए, कितना? देखिए, आप पेपर से लेकर के कॉपी चेकिंग तक सब आपके हाथ में होता है। जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स का था, तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पेपर बनाना, उनको पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, लेक्चर्स लेना उनके, और नोट्स प्रिपरेशन करवाना। साथ में उनका जब एग्जाम होता था, एग्जाम में ड्यूटी तो नहीं लगती थी, एग्जाम में हम लोग की ड्यूटी नहीं लगती थी। अच्छा। हाँ, एग्जाम में ड्यूटी नहीं लगवाते थे, लेकिन हम लोग को कॉपियाँ चेक करने को दी जाती थी। हम लोग कॉपी चेक करते थे। मतलब कॉपी चेक करना है और फिर उसको एग्जाम में नंबर चढ़ा के सब देने होते हैं, ऐसे पूरा ये सब रहता है? हाँ। अच्छा। इसके पहले आपने बताया था कि कहीं मेडिकल कॉलेज में भी आप जॉब कर रहे थे? जी हाँ, पहले हमने महर्षि में पढ़ाया था। हाँ। उसके बाद फिर वहाँ से हमने स्विच किया। कोविड आ गया था, कोविड की वजह से हमको वहाँ से स्विच करना पड़ा। कुछ दिन ऑनलाइन पढ़ाए, ऑनलाइन पढ़ाने के बाद फिर मेडिकल कॉलेज में मुझे ऑफर आया, कॉल आई मुझे एकदम से, अचानक से। किसी फ्रेंड ने मेरी सीवी लगाई हुई कभी, मेरा दोस्त है शहनूर आलम, तो उसने मेरी सीवी लगवाई थी। तो मुझे फोन आता है और बोलते हैं कि सर, आप अगर पढ़ाना चाहें तो आ जाइए। अच्छा। तो वहाँ गए, हम अपने डॉक्यूमेंट दिए, हमारा सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया, और जो चीज़ें पूछी गई बहुत माइनर चीज़ें थी, स्टैट्स के लेवल के अकॉर्डिंग और मेडिकल के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा थी। तो मेरा सिलेक्शन हो गया आराम से। फिर मैंने वहाँ लगभग 2 साल 11 महीने पढ़ाया। और इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूँगा क्या रहता है वहाँ पे। बताइए बताइए सर। बिल्कुल। देखिए, जो अभी तक मतलब जो चल रहे हैं, जो स्टैटिस्टिशियन की पोस्ट मेडिकल कॉलेज में है, उसमें आपको यूजी बच्चों को पढ़ाना होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के कुछ पार्ट, जैसे टी टेस्ट हो गया, काई-स्क्वायर टेस्ट हो गया, ये सब आपको वहाँ पे पढ़ाने होते हैं बच्चों को। अच्छा। और इसके लिए मंथ में 4-5 लेक्चर लग जाते हैं। डिवीजन क्लास होती है तो 4-5 डिवीजन क्लास लग जाती है। और पेपर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में पेपर्स बनाने पड़ते हैं। और जो पीजी होते हैं, जो एमडी या एमएस करते हैं, वो पीजी स्टूडेंट जो होते हैं, तो उन लोगों का
सैंपल साइज एस्टिमेशन करना कि अपने रिसर्च में कितना ऑब्जर्वेशंस को लेकर के चलेंगे, कितने कितने लोगों पे काम करेंगे वो लोग अपना। तो सैंपल साइज का निर्धारण करना, उनके रिसर्च पेपर में जो उनका सिनॉप्सिस वगैरह होती है उसको सेलेक्ट करवाने में कोई माइनर कोई दिक्कत हो स्टैट्स को लेकर के, मेथोडोलॉजी को लेकर के, उसको गाइड करना होता था। और फाइनल में जब डेटा आता था उनका हो या फैकल्टी का हो, तो उसकी एनालिसिस करना, ये सब आप लोग का काम ही होता है, स्टैटिशियन का ही काम होता है। सैलरी कितनी देते हैं? देखिए, ये प्राइवेट सेक्टर में सैलरी डिपेंड करती है आपके टैलेंट पे और वेरी भी करती है कॉलेज टू कॉलेज। पर फिर भी मेरे ख्याल से हमने जब ज्वाइन किया था तो हमको सैलरी 25,000 से दिया था और यहाँ मुझे लगभग 40,000 तक मिलता था। अच्छा, 40,000 के आसपास। हाँ, कई कॉलेज है जो 60,000 तक देते हैं। अच्छा जी हाँ, अगर आपका पीएचडी है तो आप 70-80 हज़ार रुपये आराम से पा सकते हैं और ये बहुत अच्छा है स्कोप। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्टैट्स में आगे करना चाहते हैं तो ये आपके बहुत फायदेमंद है। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम ये हो गई कि 2022 में एक गैजेट आता है, उस गैजेट के अकॉर्डिंग अब इसकी एलिजिबिलिटी स्टैटिशियन कम ट्यूटर को हटा करके स्टैटिशियन कम असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया गया है। पीएचडी मान्यता मिल गई है। हाँ, पीएचडी तो किए बिना उसको पीएचडी मैंडेटरी कर दिया, पीएचडी वाला ही कर सकता है। अच्छा, तो फिर जब पीएचडी आप कर ही लेंगे तो फिर आप पढ़ने का कोई चांस ही नहीं बचता, आप तो एक फील्ड तय ही कर चुके हैं। ये जी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन पीएचडी वाले कैंडिडेट भी अभी बहुत चीजें हो गई हैं कि देखिए, नॉलेज नहीं है, सच बताऊं तो मैं नॉलेज नहीं है लोगों को, उनको आइडिया नहीं है, वो पढ़ते जाते हैं लेकिन बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं होता। स्टैट्स में बहुत सारे स्कोप्स हैं। सही कह रहे हैं। जी। तभी तो आप मतलब जो है सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। बताए तो पढ़ाने खूब मन है, कहीं क्या कुछ आइडिया है कुछ कि कुछ अलग करने के लिए कि जॉब में रहते हुए क्या कुछ ऐसा कुछ है आइडिया कि बच्चों के लिए कुछ टीचिंग की व्यवस्था कराई जाए या क्या होगा, कुछ ऐसा है? मेरा पर्सनल व्यू हाँ। टीचिंग को लेकर के अगर हम देखें तो मेरा सपना है कि मैं एक ऐसी कोचिंग चलाऊं जहाँ पे हम बच्चों को, इंटर वाले बच्चों को, बीसीए वाले बच्चों को, उनको मोटिवेट कर सके। क्योंकि जो लो बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको खुद नहीं बिलीव होता है कि वो क्या कर सकते हैं। अपने बैकग्राउंड को देखते हुए अपने आप को बहुत कमजोर फील करते हैं। टैलेंट उनके अंदर होता है, पढ़ने की अलग भी होती है, लेकिन चूंकि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है कि वो क्या वाकई में शहर में इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को कम्पीट कर पाएंगे। तो उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना, ये हमेशा से मेरा रहा है और मैं आगे करूंगा भी ऐसा। इजारों नहीं छोड़ेंगे आप, जो विद्यार्थी वो पढ़ाने का जज्बा जो है वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तकलीफों से हम झेल करके बड़े हुए हैं, हम चाहते हैं लोगों को हम बताएं कि उनकी तकलीफें, उनकी जो स्ट्रगल है वो कम हो जाए। क्या एस्पिरेंट्स के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे जो एकदम लगे हुए हैं या फिर चीजें आना चाहते हैं जॉब में, उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, चीजें ना पता होने की वजह से काफी टाइम लग गया। अच्छा। और कुछ सरकार की जो पॉलिसीज है, जैसे 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते आपका हैं। ये ले लीजिए। जी हाँ, तो ये चीजें वाकई में सोचने वाली बात है। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ। 2019 की पोस्ट है ये और अब जाके हम लोग का सिलेक्शन हुआ है। इस बीच में कई लोग तो आउट ऑफ डेट हो गए उनका, और कुछ लोग तो कहीं दूसरी जगह पे हो गए। मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ अवेयर भी रहें अपने फील्ड के बारे में। अब तो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा स्कोप है तो सबको लगभग चीज़ें सब पता चल जाती है। गूगल पे हर एक चीज़ है, लेक्चर्स हैं, नोट्स पड़े हुए हैं, सब कुछ है। और आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा। यकीन मानिए, आपको लगता है सिर्फ कि आपसे नहीं होगा, ठीक है, और ये तब तक लगता रहेगा जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। ये हमेशा लगता रहेगा कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। लेकिन आप लगे रहिए और करते रहिए, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका कब हो जाएगा। अच्छा, जी हाँ। तो यहीं पर समाप्त किया जाए इस संवाद को। ये भाई साहब हमारे साथ अमित कुमार साहब जो बैठे हुए हैं, अभी सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। खूब मौज आ रही है, अभी नई ज्वाइनिंग मिली है, बढ़िया से हमने बातचीत कर ली है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिसका हमने लगभग चीज़ें समेट ली हैं, जो आपने हमसे कमेंट कर पूछा था, लगभग चीज़ें हमने समेट ली हैं। अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइए, हम साहब से पूछ कर या साहब ही आपको उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन और मुझसे किसी ने पूछा था, मुझसे कॉल करके किसी ने पूछा था, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। कि कुछ लोग का ये क्वेश्चन था कि सर हमारा ओ लेवल का चारों पेपर दे दिए हैं, प्रोजेक्ट भी सबमिट कर दिया है और रिजल्ट नहीं आया है। इस बीच में अगर एडवर्टीजमेंट आ गया तो क्या हम एलिजिबल होंगे? तो मैं आपको बताऊंगा, जब तक कि आपके पास सर्टिफिकेट की डेट नहीं आ जाती, यानी आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आ जाता, तब तक आप उस सर्टिफिकेट को लगा नहीं सकते। अच्छा। जी हाँ, ये जरूर मेंशन करिए
एक दो लोग का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ऐसा बचाना सही समझा। तो फिलहाल यहीं पे मतलब रोकते हैं चीज़ों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल पर आए और हमसे खुलकर बतियाए। क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए लोगों को। देखिए, हाँ। आदित्य भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपने हाँ। करियर के साथ साथ अपने इस करियर को भी लेके चल रहे जी। हैं, और इससे आप लोगों को, आपने कई अच्छे अच्छे लोगों को, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए और बहुत DISM में सेलेक्ट हुए बच्चे RBI के हो गए, कई लोगों को इन्होंने इंटरव्यू किया है। तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके एक्सपीरियंस पे आप लोग बिलीव करते हैं, बाकी किसी पे आपको बिलीव नहीं होता। लेकिन जो सेलेक्ट बंदे हैं, जो सेलेक्ट लोग हैं, और जो ऊंचे ऊंचे लोग के मतलब ऊंचे ऊंचे पद पे आदमी हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उनकी बात पे आपको यकीन होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है। तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो देखते रहिए। आप ही के फील्ड से जुड़ी हुई चीजें ये बताते हैं और आप ही के लिए ये बता रहे हैं, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी। ये हमने बताया नहीं है कि ऐसे नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, इसको अच्छा। लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, नमस्कार।